राहुल गांधी के ट्वीट की जो अंतिम लाइन है वही चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो संविधान बचाने का मुद्दा है, देश बचाने का मुद्दा है, ये घर घर पहुंचा हुआ है, घर घर पहुंचा है। इस देश का कोई राज्य, कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पे इसको लेकर के एक बड़ा विमर्श न पैदा हो गया। और आप बीजेपी से क्या उम्मीद करते हैं? क्या बीजेपी से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने हिंदुत्व के एजेंडे को छोड़ देगी? क्या बीजेपी से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो अपने ध्रुवीकरण की राजनीति को छोड़ देगी? अगर इन दोनों चीजों को छोड़ देगी तो खड़ी कहां होगी? उसके पास कौन सी पृष्ठभूमि है, कौन सा आधार है जिसके आधार पर अपने आप को खड़ी रख पाएगी? संभव ही नहीं है। अगर वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे, वह सामाजिक विभेद की बात नहीं करेंगे, अगर वो ध्रुवीकरण की बात नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? कई सरकार को कहीं भी आप बात करते हुए देखते हैं अपने सरकार, अपने नीतियों कार्यक्रमों के ऊपर, अपनी उपलब्धियों के ऊपर, अपनी योजनाओं के ऊपर? जिस अच्छे दिन की बात वो करते थे आज का उसकी चर्चा भी करते हैं। जिन किसानों की बात करते थे उन किसानों के बारे में कोई भी बात करने के लिए तैयार है। तो करेंगे क्या? ही इनके पास मजबूरी यह है कि वे अपने ध्रुवीकरण की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ हमला करेंगे। लेकिन हमको, आपको और प्रधानमंत्री जी के प्रति और देश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। उन्होंने जितना कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे हमले किए, लोगों तक घर घर तो उन्होंने पहुंचा दिया। बड़ी संख्या में लोग इस मैनिफेस्टो को पढ़ रहे हैं कि आखिर इसमें मुस्लिम लीग कहां है। आज जब उन्होंने वो कल से शुरू किए हैं कि इसमें मंगलसूत्र ही बिक जाएगा, तो लोग पढ़ने लगे हैं कि मंगलसूत्र कहां बिकने वाली बात कही है कांग्रेस ने। मैं भी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ रहा हूँ सुनील जी। देखिए, मैं भी, आप बोल रहे हैं तो मैं भी वही खोज रहा हूँ कि मंगलसूत्र कहाँ है इसमें। मैं भी वही कर रहा हूँ। जी, मैं मतलब आप सोचिए कि लोग जा करके इस घोषणा पत्र को ला रहे हैं और नहीं तो अब डाउनलोड कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने, लेकिन एक सवाल भी लोगों के मन में पैदा हो रहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने तो यह व्यवस्था की कि आप मंगलसूत्र बना लें। क्या इस सरकार के शासनकाल में संभव है कि कोई अपना मंगलसूत्र बना लेगा? जब आप सोने की कीमत इतनी बढ़ा दी है, ऐतिहासिक रूप से आपने बढ़ा दिया है, और आप ये देखिए कि लोगों को अपना सोना बेचने के लिए बाध्य कौन कर रहा है? यह आंकड़े हैं आज की तारीख में कि सोने के आधार पर ऋण लेने वाली जो लोगों की संख्या बढ़ी है और उसके रुपए की संख्या बहुत बढ़ गई है, मात्रा बहुत बढ़ गई है। करोड़ों रुपया लोगों ने अपने सोने के आधार पर लोन ले ली। ये प्रवृत्ति नहीं थी इस देश में। लोग इसको संचित निधि मानते थे और इसको स्त्री का धन मानते थे। ये परंपरा रही है। सोने को लेकर कभी इसको खरीद बिक्री की बात नहीं की गई, लेकिन इस सरकार ने वही मजबूर कर दिया। तो आपकी सरकार ने न तो लोगों को सोना खरीदने लायक छोड़ा है, और जो उनके पास बचा हुआ है उसको बचाने के अपने अवसर दे रखे हैं। तो कर कौन रहा है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 का भाषण लोग सुन रहे हैं। मैं खुद आश्चर्य पड़ गया कि सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म आप खोलिए, मनमोहन सिंह का भाषण कोई ना कोई इसको अपलोड किए हुए है जो उन्होंने 2006 में दिया था। और ये बताता है कि इसमें कहीं भी उन्होंने केवल अल्पसंख्यकों की बात नहीं कही है, समाज के सभी पिछड़े वर्गों की बात कही है। और उन्होंने कहा है कि पिछड़े लोगों के लिए, विपन्न लोगों के लिए, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए संसाधनों में प्राथमिकता इनको मिलनी चाहिए। लोग कई बार सुन रहे हैं कि इसमें कहा उन्होंने कहा है केवल अल्पसंख्यकों के ऊपर इन संसाधनों का अधिकार उनका होगा। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के प्रति इस देश के लोगों को कृतज्ञ होना चाहिए कि वह इन चीजों को भी लोगों के घर तक पहुंचा दी जो एकदम छुपी दबी हुई थी। लोग पढ़ लिख नहीं रहे थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नाम पर जो जानकारी लोगों के पास आ जाते थे, लोग उससे विश्वास कर लेते थे। आज स्थिति है कि समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार से संतुष्ट न हो। सरकार अपने गवर्नेंस में बात करने के लिए तैयार नहीं है, लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को जो अच्छे दिन का आश्वासन इन्होंने दिया था उसमें कहां कमी रह गई, उसके ऊपर कोई भी आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है। अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने इसका कोई उल्लेख नहीं किया। करेंगे क्या यार? और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कब नैतिकता और आदर्शों के आधार पर प्रचार किया है? कब आदर्श आचार संहिता का उन्होंने पालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की?
हमारे जैसे लोग इस बात की चिंता करते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आने वाली जनरेशन को आप कौन सी सीख दे रहे हैं? क्या आने वाली जनरेशन को आप ये सीख दे रहे हैं कि हमको नियम कानून नहीं मानना है? क्या आने वाली संतति को आप ये बताना चाहते हैं कि आदर्शों का पालन नहीं करना है? क्या आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो भी जीवन में निषेध है उसका पालन नहीं करना है? और इस तरह की सीख देकर के आप किस तरह का समाज बनाएंगे? आप एक नैतिक समाज बनाने की का दावा करते हैं, क्या नैतिक समाज ऐसे ही बनता है? भाषणों से नैतिक समाज बनता है कि जो लोग करते हैं उसके अनुकरण से समाज बनता है? और ये इस तरह की गतिविधियां जब अगर क्या समाज में समरसता के बगैर आप इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं? जिस विकसित भारत की आप बात करते हैं और विकसित भारत किसके बगैर बन सकता है? क्या समेकित भारत के बगैर विकसित भारत संभव है? इस तरह की भाषा और इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि वही आपके पास एक और एक मात्र उपाय बच गया है अपने मतदाताओं को अपने साथ रोके रखने के लिए। फ्लोटिंग मतदाता तो आपका साथ छोड़ के चला जा चुका है। वह मतदाता आपको छोड़ के जा चुका है जो नया भारत बनाने के लिए, अच्छे दिन के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ था, वो भी छोड़ के जा चुका है। एक छोटा सा समूह जो आपके हिंदुत्व के नारे पर या ध्रुवीकरण के नाम पर आपके साथ बचा हुआ है, उसको बनाए रखने की एक कोशिश है। इस तरह के भाषणों से देश नहीं जुड़ता आपके साथ। वह लोग नहीं जुड़ते, वो सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास मजबूरी केवल है कि यह इस तरह की बात करने के अलावा, हिंदू मुसलमान करने के अलावा, लोगों के अंदर एक तरह की नफरत पैदा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कि अगर सरकार गवर्नेंस की बात नहीं करती तो उन्हीं चीजों की बात करेगी, उन्हीं तरीकों को अपनाएगी जिससे वह अपने जनाधार को बचाए रख सके, और वही एक कोशिश है। लेकिन यह किस कीमत पर किया जा रहा है, यह बड़ा सवाल है। इन गतिविधियों से समाज पर किस तरह के असर पड़ते हैं, यह बड़ा सवाल है। और मेरा अपना मानना है कि इससे समाज प्रभावित होता है और कोई नई कंस्टिट्यूएंसी आप अपने साथ बना नहीं सकते। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि कोई भी समाज किसी के साथ, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ घृणा के नाम पर जुड़ सकता है, वैमनस्य के नाम पर जुड़ सकता है, नफरत के नाम पर जुड़ सकता है। ये संभव नहीं है। लोग एक भाईचारे के माहौल में ही एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, चाहे उनको आपको मत देना हो, चाहे आपको मत न देना हो, चाहे कि आपको विकसित भारत बनाना हो, चाहे विकसित समाज बनाना हो। लेकिन जो गतिविधियां चल रही हैं सत्तारूढ़ दल के द्वारा, निश्चित रूप से वो चिंता पैदा करती है। लेकिन संतोष इस बात की देती है कि कम से कम व्यापक समाज इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद सत्तारूढ़ दल अपने पक्ष में कोई लहर नहीं बना पा रहा है। आप 2014 का चुनाव याद कीजिए, 2019 का चुनाव आप याद कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का समर्थक इस तरह से चुप रहने वाला समर्थक नहीं है। इसके नेता जब इतने मुखर तरीके से बोलते हैं तो इनके समर्थक कैसे शांत हो सकते हैं? कुछ भी बोलते रहते हैं तो इनका समर्थक वैसे उसी अंदाज में बात करता है, लेकिन वो शांत हो गया है। उसको भी लगना है कि रोजगार एक बड़ा सवाल है, महंगाई एक बड़ा सवाल है, किसानों की बेहतरी बड़ा सवाल है, लोगों को अच्छी और सस्ती चिकित्सा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था एक बड़ा सवाल है। और इस सवालों पर, लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवालों पर ये सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। और जो हथकंडे अपना रही है लोगों को अपने तरफ जोड़े रखने के लिए, मुझे नहीं लगता कि